नमस्कार। मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल एच के नॉलेज एंड मोर पर। ठीक है, जो पेज आपको आज दिखाई दे रहा है मैं इसी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड देन बर्थ कंट्रोल के बारे में। दरअसल ये पेज आपके सामने जो अभी ओपन हुआ है ये बाई मिस्टेक ओपन हुआ है, याद रखिए। ठीक है, मैं इसके बारे में एक शॉर्ट स्टोरी बता देता हूँ आपको। ये दरअसल मैं इसका कंप्लीट वीडियो बना चुका था। जब मैंने वीडियो अपलोड करने के लिए देखा तो सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई, थोड़ा सा प्ले किया मैंने सुनने के लिए तो उसमें ऑडियो था ही नहीं। वीडियो पूरा बन चुका है, वीडियो पूरा रेडी था। और बता देता हूँ, वीडियो बहुत लंबा वीडियो बना था, लगभग 30-35 मिनट का वीडियो बना था। सारी चीज़ें मैंने एक एक चीज़ एक्सप्लेन किया था। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा बन गया था, ऑडियो आ नहीं रहा था उसमें। अब मेरे को क्या करना पड़ा, मैं उसी पेज का सहारा लेकर आपके लिए नया वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ इसे भी लाइक कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, माफ़ी चाहेंगे गलती के लिए। इस प्रकार का मुझे भी ठीक नहीं लगता, लेकिन अब क्या करूँ। अब चलिए थोड़ा सा इसमें इनोवेशन भी देखते हैं, ये थोड़ा सा नयापन भी ला देगा आपके लिए। पहले से सारी चीज़ें लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, आप समझ सकते हैं कि आपको पढ़ना क्या है। अभी फ़िलहाल मैं क्या एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले का वीडियो ज़रूर देख लें। उसमें तरह तरह की बातें मैंने बताया है कि मैंने आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बताया क्या समस्याएं हो सकती है, क्या स्ट्रैटेजीज है, क्या आवश्यकता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ जानने की। तो उसके लिए आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा, पुराना वीडियो। अभी मैं बात करता हूँ, अभी जो आपको सामने फ्रंट में दिखाई दे रहा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड देन बर्थ कंट्रोल के बारे में बात कर रहा हूँ। पहले तो ये समझ लीजिए, जो पॉपुलेशन वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से निर्मित है। उस ग्रीक वर्ड का नाम होता है पॉपुलस। पॉपुलस का मतलब होता है पीपल। पीपल मीन्स होता है लोग, आप जानते हैं। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि पॉपुलस मीन्स होता है पीपल, मतलब पीपल की पूरी कम्युनिटी को एक साथ हम पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पॉपुलेशन शब्द का प्रयोग लोगों की जनसंख्या के लिए किया जाता है, न कि जीवों की जनसंख्या के लिए। याद रखेंगे, जीवों की जनसंख्या के लिए समष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये याद रखेंगे। हमारे लिए भी समष्टि करते हैं, लेकिन अधिकतर जीवों की के लिए समष्टि का प्रयोग या आबादी का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? ये ध्यान में रखने वाली बात है आपके लिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जीव विज्ञान अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो बायोलॉजी की स्टडी के दौरान हमें ये पता होना चाहिए कि आपस में एक दूसरे से संबंधित कई जाति के जीवों जैसे जंतु और पादपों के एक निश्चित क्षेत्र में उपस्थिति की समूह को ही हम लोग एक साथ पॉपुलेशन कहते हैं, समष्टि कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं या आबादी कहते हैं। क्लियर है? आपको अगर ये समझना है कि वाकई में पॉपुलेशन क्या होता है तो उसके लिए आपको लक्षण जानने पड़ेंगे, कई कैरेक्टर्स जानने पड़ेंगे। जैसे कि इसमें क्या क्या कैरेक्टर आता है, पॉपुलेशन डेंसिटी इसका एक कैरेक्टर होता है। ठीक है, मैंने नोट कहीं भी नहीं कराया है इसको, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बोल के एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप समझ लीजिए। लक्षण के बारे में अगर बात करते हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी अर्थात जनसंख्या घनत्व, मोटिलिटी नटिलिटी जन्म दर मृत्यु दर, एज डिस्ट्रीब्यूशन वयस वितरण, बायोटिक पोटेंशियल जैविक विभाव और परिक्षेपण की दर। ठीक है ना, परिक्षेपण की दर, रेट ऑफ डिस्पर्शन एंड द लास्ट ग्रोथ फॉर्म्स, ये इसके कैरेक्टर्स में सम्मिलित है। अगर कभी लक्षण पूछते 1-2 नंबर में तो आपको जो जितना लक्षण की चर्चा भी मैंने किया वो सारे लक्षण आपको बताने हैं। क्लियर है? समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, जीव विज्ञान जब हम लोग स्टडी करते हैं तो जीव विज्ञान में जब भी पॉपुलेशन वर्ड आता है तो हमें ये पता होता है कि एक या आपस में संबंधित कई जाति के जीवों के एक निश्चित क्षेत्र में उपस्थित समष्टि को ही समष्टि या आबादी कहते हैं। ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब किसी एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले उपस्थित जीवों की संख्या को जो आपस में एक दूसरे से संबंधित है घनिष्ठ रूप से, उन सबको समष्टि या आबादी कहेंगे। क्लियर है? एक व्यक्ति था, एक साइंटिस्ट था क्लार्क ने समष्टि को 2 भागों में डिवाइड कर दिया था, मिक्स्ड पॉपुलेशन और मोनो स्पेसिफिक पॉपुलेशन में। मिक्स्ड पॉपुलेशन का मतलब होता है जिसमें कई जाति के जीव आपस में मिलकर रहते हैं। ठीक है, कई जाति के जीव पाए जाते हैं, मिक्स्ड पॉपुलेशन कहलाया। मोनो स्पेसिफिक पॉपुलेशन में क्या होता है, इसमें सिर्फ एक ही जाति के जीव आपको देखने को मिलेंगे, ये होता है मोनो स्पेसिफिक पॉपुलेशन होता है। ठीक है, तो ये हो गया शुरुआती कंटेंट।
फिर भी मैं थोड़ा सा और आगे लेके जाना चाहूँगा आपको कि बात आती है कि पॉपुलेशन में कि हम लोगों के बारे में बात करते हैं, व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, मनुष्य की बात करते हैं, तो हमको पता होना चाहिए किसी भी निश्चित क्षेत्र में उपस्थित समस्त मानव जाति के जीवों को एक साथ हम मानव समष्टि या मानव जनसंख्या कहते हैं। ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन के नाम से जाना गया है। क्लियर है, ह्यूमन पॉपुलेशन के नाम से जाना गया है, मानव आबादी मानव समष्टि के नाम से जाना गया है। अर्थात मानव आबादी का जब हम गिनती कर ले, उसके समूह, उसकी संख्या का वर्णन करें या अध्ययन करें तो वो पॉपुलेशन के अंतर्गत होगा। अब हमको ये पता होना चाहिए कि मानव आबादी या जनसंख्या का सांख्यिकीय अध्ययन किया जाता है, स्टैटिस्टिकल स्टडी किया जाता है। उसके लिए एक शाखा पहले से विकसित रहती है जिसको हम लोग कहते हैं डेमोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं। इस शाखा के अंतर्गत, डेमोग्राफी शाखा के अंतर्गत जनसंख्या का हम अध्ययन करते हैं। क्लियर है, डेमोग्राफी के अंतर्गत हम जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। मानव आबादी या ह्यूमन पॉपुलेशन की गणना सेंसस ने सेंसस के माध्यम से किया। पहले मानव आबादी या पॉपुलेशन की जो गिनती है, इसकी जो संख्या है, इसकी गणना है, कैलकुलेशन है। डेमोग्राफी एक शाखा में विकसित है। सांख्यिकीय निरूपण इसके माध्यम से किया जाता है, सेंसस के माध्यम से की जाती है। ठीक है, प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में होता है। पहली जनगणना यहाँ पर 2001, इससे पहली जनगणना 2001 में हुई थी, और अब जो 2001 में हुई थी, उसके बाद 2011 में हुई। 2011 के बाद अब जो होगी 2021 में होगी। ठीक है, 2021 में जनगणना का समय होगा, याद रखना, जो अभी हुआ नहीं है। अब लास्ट में शुरू हो जाएगा, 2020 के लास्ट में प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 2021 आते आते मिड तक ये लगभग पूरी प्रक्रिया हो ही जाती है। लेकिन अब मैं बताना चाहूँगा आपको, 2011 की जनगणना के अनुसार जो संपूर्ण विश्व में जो भारत की आबादी है कुछ इस प्रकार है। आपको दिखाई दे रहा होगा 1,21,01,93,422। ये अप्रॉक्स है, अबाउट है, लगभग है, याद रखेंगे। ठीक है, ये जो जनसंख्या वृद्धि की जो दर है अभी जनगणना के अनुसार, जनगणना में जब देखे उन्होंने 2001 से 2011 के बीच में किस दर से जनसंख्या में वृद्धि हुई, तो उनको मिला 1.64%। याद रखेंगे आप लोग, 2001 से 2011 के दशक में भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि 1.64% रही है, याद रखिए। ठीक है, लेकिन इस दशक में, जबकि इस दशक में कहने का मतलब 2001 से 2011 के बीच में 70.64% की वृद्धि दर यहाँ पर देखी गई है संपूर्ण विश्व का, 70.64, ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो जनसंख्या है ये किस प्रकार बढ़ती है। एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, पर्यावरणविद भी कह सकते हैं आप उसको, एक एनवायरनमेंट, बहुत अच्छा पर्यावरण का ज्ञाता था, माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत दिया था। तो माल्थस ने बताया था कि जो जनसंख्या होती है वो जियोमेट्रिकली रूप से बढ़ती है, मतलब ज्यामितीय रूप से बढ़ती है, और जो उससे संबंधित जो उत्पादन है, जो उपभोग के लिए वस्तु है, वो अरिथमेटिकल उसमें ग्रोथ होता है, अंकगणितीय रूप में वृद्धि होती है। क्लियर है, समझ में आया होगा आपको। तो ये कंटेंट मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। इसमें आगे ये भी आता है, इसमें पुरुष जनसंख्या की बात आती है, महिला जनसंख्या की बात आती है। फिर भी अगर पॉपुलेशन में थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, इसमें 62 करोड़ 37 लाख के आसपास पुरुष है, 62 करोड़ कितना, 62 करोड़ 37 लाख के आसपास मेल है। ठीक है, और फीमेल की बात करें तो 58 करोड़ फीमेल है। ठीक है, अगर बात करते हैं हम लोग घनत्व का, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपको दिखाई देगा, मिलेगा। मतलब जितनी जनसंख्या है उसको पूरे क्षेत्रफल के हिसाब से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा, हर वर्ग किलोमीटर में आपको 382 व्यक्ति मिलेंगे। लिंग अनुपात की बात करें तो 940 महिला है यहाँ पर, अर्थात 1000 पुरुष में 940 महिला है यहाँ पर, याद रखिए। साक्षरता की बात करते हैं 74.04% है, जो टोटल है वो ग्रैंड टोटल कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, एवरेज टोटल कह सकते हैं आप लोग उसको। अगर उसमें हम क्लासिफाई कर दें, पुरुष साक्षरता की बात करें तो 82.14%, महिला साक्षरता की बात करें 65.46% है, 65.46% है। अब बात करते हैं हम लोग कि क्या कारण है कि ये पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है। तो मैं पहले जाऊंगा कॉजेज़ में, कारण में जाता हूँ, कारण के बाद में जाऊँगा प्रॉब्लम्स के। इन कारणों के कारण जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, फिर बाद में मैं चर्चा करूँगा जो आज की इस वीडियो का सबसे मुख्य टॉपिक होगा, फैमिली प्लानिंग, बर्थ कंट्रोल। ठीक है, तो आते हैं कारण में। कारण में यहाँ पर कुछ कारण लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहला कारण आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जन्म दर में वृद्धि।
क्या दिखाई दे रहा है आपको? जन्म दर में वृद्धि दिखाई दे रहा है। देखो जन्म दर में वृद्धि अर्थात पहले के समय में क्या होता था, पहले प्राकृतिक रूप से लोगों की जनसंख्या, जीवों की जनसंख्या कंट्रोल हो जाया करती थी, क्योंकि साइंस उस समय विकसित नहीं था, डेवलप नहीं था। कई प्रकार के प्राकृतिक आपदा और महामारी प्रकोप के कारण लोग मर जाया करते थे, कई जीव जंतु ऐसे ही नष्ट हो जाते थे। लेकिन साइंस इतनी तरक्की कर लिया है कि अब लोगों को बचा ले रहा है। अभी भी देख लीजिए, आप कोविड-19 के दौर से आप गुजर रहे हैं, ठीक है। संक्रमित बहुत हो रहे हैं, लेकिन उस रेट में उनकी डेथ नहीं हो रही है, ये सबसे अच्छी बात है। मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारी साइंस ने कितना अच्छा कैप्चर करके रखा है, पकड़ के रखा है। और कहीं ना कहीं लोगों की जो इम्यूनिटी है, प्रतिरक्षा तंत्र है, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार जन्म दर में वृद्धि हुई है। लेकिन इसके अपोजिट अगर जन्म दर में वृद्धि हुई कहें तो जाहिर सी बात है, दूसरा कारण बनता है कि मृत्यु दर में कमी हुई है। किस में कमी हुई है? मृत्यु दर में कमी हुई है, मरने की संख्या में कमी हुई है, जन्म दर में वृद्धि हो गई है। मरते कम हैं, जन्म ज़्यादा लेते हैं, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव रेट है, प्रजनन दर जो क्षमता है वो काफ़ी उच्च है। रिप्रोडक्टिव दर जो है, प्रजनन दर जो है, प्रजनन की प्रक्रिया का जो दर है वो काफ़ी ज़्यादा है। कारण ये है कि इसमें टीन एज में मैरिज हो जाती है। एक पूरे कैसेस में गिनती कर रहा हूँ ना मैं, टीन एजेस में मैरिज हो जाती है, मतलब कम उम्र में उनके विवाह कर दिया जाता है, बाद में जनन की दृष्टि से वो परिपक्व हो जाते हैं, ठीक है। जनन की दृष्टि से परिपक्व होने के कारण, टीन एज में मैरिज होने के कारण परिपक्व हुआ, परिपक्व होने के कारण रिप्रोडक्टिव रेट हाई हो जाता है, फलस्वरूप जन्म दर में वृद्धि होती है। साइंस ने तरक्की किया, इसलिए मृत्यु दर में कमी आ गई। क्लियर? ठीक है, मैंने सबको करेक्ट कर दिया। अब आता है लगातार जनसंख्या बढ़ने से क्या हो रहा है, उनका जो सामाजिक स्तर है वो काफ़ी निम्न श्रेणी का हो गया है। लोगों का अभी हमारी थोड़ा सा ठीक ठाक अभी लाइन में आया है, हल्का सा, लेकिन अभी भी विकृत प्रकार के सामाजिक कुरीतियों से घिरे हुए हैं। निरक्षरता अभी भी है, अंधविश्वास अभी भी है, धर्मांधता अभी भी फैला हुआ है लोगों में, जिसके कारण जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। इसकी भी मैं थोड़ा चर्चा करूंगा, आगे के पॉइंट में चर्चा करूंगा, ठीक है। इन कारणों के कारण लगातार जनसंख्या बढ़ रही है। अब सवाल ये उठता है कि जब जनसंख्या बढ़ रही है तो क्या क्या प्रॉब्लम और कठिनाई हमको हो रही है, किन किन समस्याओं से हमको रूबरू होना पड़ रहा है। तो समस्याएं कई प्रकार की है, आपको पता होना चाहिए। जैसे समस्या की अगर हम लोग बात करें तो जीवनोपयोगी वस्तु में कमी हो गई है। प्रॉब्लम्स के कारण क्या क्या प्रॉब्लम है? जीवनोपयोगी वस्तु में कमी, अर्थात हमारे लिए उपभोग की जो वस्तु है वो कम हो रही है जनसंख्या की बदौलत, मतलब जनसंख्या के कारण जनसंख्या बढ़ रही है, उस कीमत में, उस लेवल में, उस स्पीड से, उस रफ्तार से वस्तु का उत्पादन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अगर बात करें प्राकृतिक संसाधनों की बात करें तो जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, प्रॉब्लम है, जैसे जनसंख्या बढ़ती है प्राकृतिक संसाधन का दोहन शुरू हो जाता है। ज़्यादा दोहन होता है तो उसकी संख्या में कमी आती है, फलस्वरूप उसका मूल्य बढ़ता है, देख रहे होंगे आप लोग अभी, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषित हो चला है लोगों की बढ़ती जनसंख्या के कारण, पर्यावरण प्रदूषित हो गए। बेरोजगारी की समस्या से अधिकांश लोग ग्रसित है। आप देखिए भारत में बेरोजगारी दर देखिए, आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे, आप सोच भी नहीं पाएंगे, आप इतने बेरोजगार हैं। आपके गली मोहल्ले में बेरोजगार मिलेंगे, आपके जिले में बेरोजगार मिलेंगे, राज्य में मिलेंगे, देश में मिलेगा। दरिद्रता है, गरीबी में लगातार वृद्धि हो रही है जनसंख्या बढ़ने के कारण, ठीक है। जनसंख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण जो इकोलॉजिकल सिस्टम है उसका संतुलन बिगड़ गया है। लाइफ लेवल है, यहाँ पर गिरावट आ रही है, जीवन स्तर में गिरावट आ रही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ चुकी है। वो सक्षम नहीं हो पा रहे हैं उस पूरे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कंट्रोल करने में सक्षम नहीं हो रहे हैं। उनको ज़रूरी सुरक्षा मुहैया, ज़रूरी साधन मुहैया उपलब्ध कराने में वो असक्षम है यहाँ पर। क्लियर है? प्राकृतिक संसाधन कहें, चाहे सामाजिक संसाधन या कृत्रिम संसाधन कहें, सबका ह्रास हो रहा है, जिसके कारण नैतिक मूल्य यहाँ पर कम हो रहा है, मतलब नैतिक मूल्य में गिरावट आ रही है यहाँ पर, ठीक है। जनसंख्या की लगातार वृद्धि होने से रहन सहन पर हमारा लगातार प्रभाव पड़ रहा है, सामाजिक स्तर गिर रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि लगातार जनसंख्या बढ़ने से कई प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है हमको, कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही है। अब बात आती है इसको कंट्रोल हम कैसे करेंगे, जो समस्याएं बढ़ रही है उसको कंट्रोल कैसे करेंगे। जो मैंने चर्चा किया था, कंट्रोल इसलिए करना जरूरी है क्योंकि माल्थस ने जो बताया था जियोमेट्रिकल ग्रोथ होता है किसमें? पॉपुलेशन में, और अरिथमेटिकल ग्रोथ होता है प्रोडक्शन में, उत्पादन में। किसके प्रोडक्शन में? थिंग्स प्रोडक्शन में, वस्तु के उत्पादन में अरिथमेटिकल, और जो पॉपुलेशन का जो प्रोडक्शन है, पॉपुलेशन का जो प्रोडक्शन है वो जियोमेट्रिकल ग्रोथ करता है। इसको रोकने के लिए हमको फैमिली प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, परिवार नियोजन की ज़रूरत पड़ती है, जिसके माध्यम से हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं, फैमिली प्लानिंग या बर्थ कंट्रोल, ठीक है। तो पहले सिंपल सा
कुछ कंटेंट मैं इसमें बताना चाहूँगा आपको फैमिली प्लानिंग के बारे में, उसके बाद इन स्पेशल फीचर्स में जाऊँगा। सिंपल में अगर जाऊँ तो आपको पता होना चाहिए कि जो मैरिज के लिए एज है वो थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए। बढ़ाने से क्या होगा, आपको पता है कि जो महिलाएं होती है, जो पुरुष होते हैं, उसमें प्रारंभिक अवस्था में अधिक प्रजनन की क्षमता रखते हैं, बाद की अवस्था में प्रजनन की क्षमता लगभग कम होती जाती है। अगर शादी की या विवाह की आयु बढ़ा दी जाए तो उस दौरान उनकी प्रजनन दर में कमी आ जाएगी। प्रजनन दर में कमी आएगी के फलस्वरूप जनसंख्या कम होगी, उत्पादन कम होगा, है ना। नेक्स्ट आता है जन्म दर को कम करके। जन्म दर को कैसे कम करेंगे, उसके लिए कई तरह के हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। हमको जनसंख्या की भयावता के बारे में समझना पड़ेगा, तभी हम जन्म दर को कम कर सकते हैं। शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहिए, जिससे सामाजिक जो रूढ़िवादियाँ हैं, प्रचलित धारणाएं हैं, धर्मांधता है, अंधविश्वास है, सब खत्म हो जाए। वो लोग बोलते हैं कि बच्चे का पैदा होना संतान का देन है, मतलब बच्चा संतान का देन है। पुत्र प्राप्त होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कन्यादान करना एक पुण्य का कार्य है। अधिक संतान होने से परिवार की आय में वृद्धि होती है, ठीक है। और कहते हैं लोग सबसे अच्छी बात और बेहतर बात करते हैं। मैं अच्छी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोग कहते हैं इसलिए, क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। वहाँ पर दर्पण आईना कुछ और ही दिखता है, ठीक है। वो लोग कहते हैं कि बच्चे का देखरेख भगवान करता है, ठीक है ना। कितनी बड़ी बात है, देखिए, पैदा करने वाले इंसान और भगवान को दोष देते हैं, यहाँ पर भगवान को बीच में लाके खड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो ये शिक्षा का प्रसार करने से लोगों में ये समझ आएगी, जागरूकता आएगी, तो आसानी से सब चीज़ों को समझने में मदद मिलेगी उनको, ठीक है। समझ में। परिवार नियोजन का उपयोग करना चाहिए। परिवार नियोजन के कई तकनीकों का उपयोग करना चाहिए जिससे जनसंख्या को रोका जा सके। अब बहुविवाह प्रथा जो पहले प्रचलित थी वो लगभग अब तो कंट्रोल हो गई, लेकिन कुछ कास्ट ऐसे भी है, कुछ सामाजिक संस्थाएं ऐसे भी हैं जो बहुविवाह प्रथा को आज रोकने में सक्षम नहीं है। कहीं ना कहीं बहुविवाह प्रथा प्रचलित है। एक जाति विशेष में ये आपको देखने को मिल सकता है, वो एक से अधिक लोगों से शादी कर सकते हैं, जिसके कारण जनसंख्या लगातार बढ़ सकती है। क्लियर है। तो लोगों को जागरूक करके, लोगों को शिक्षित करके हम इन सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए कि कैसे जनसंख्या बढ़ने से क्या क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं। आप देखिए, उसको समझिए, ठीक है। उनको बताना पड़ता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। इसीलिए पहले कुछ समय पहले ऐसा एक सरकार ने उपक्रम चलाया था, एक प्रोग्राम चलाया था, बड़ा व्यापक प्रोग्राम था, हम दो हमारे दो का नारा उन्होंने बताया था कि इससे जनसंख्या पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। यही छोटा परिवार सुखी परिवार होता है, ऐसा बताया था। पहले विवाह के लिए जो कम आयु थी उसको बढ़ाकर 18 से 21 वर्ष कर दिया गया है। क्लियर है। तो ऐसे करके आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात आती है बर्थ कंट्रोल या फैमिली प्लानिंग के लिए क्या क्या विधि आप उपयोग कर सकते हैं। मेथड के बारे में बात करते हैं तो दो मेथड मिलता है, एक होता है नेचुरल मेथड, दूसरा होता है आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड को आप साइंटिफिक मेथड के नाम से भी जानते हैं। नेचुरल मेथड का मतलब होता है प्राकृतिक मेथड, जिसके माध्यम से ओवम और स्पर्म के फ्यूजन को रोका जाता है। किसके ओवम और ये मैंने जो क्रॉस बनाया है फ्यूजन को दर्शाता है, संलयन को दर्शाता है, और स्पर्म को रोका जाता है, इनहिबिट कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? इनहिबिट कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है। इस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे कृत्रिम विधियाँ या प्राकृतिक विधियाँ कहेंगे इसको, नेचुरल मेथड कहेंगे इसको, ठीक है। मतलब इसके लिए किसी भी प्रकार के उपकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी भी ड्रग्स या मेडिसिन की आवश्यकता नहीं पड़ती, बस कुछ तकनीक, कुछ तरीके अपनाने पड़ते हैं जिससे आसानी से आप रोक सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, जिसको हम लोग कहते हैं आवधिक संयम या लय विधि कहते हैं, ठीक है। इस पॉइंट में आपको ये जानना चाहिए कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उसके 10 to 17 डेज की जो ड्यूरेशन है उसमें इंटरकोर्स से बचना चाहिए, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया से बचना चाहिए, क्योंकि इसी दौरान ओव्यूलेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अगर इस दौरान इंटरकोर्स होता है, वहाँ पर प्रजनन की प्रक्रिया होती है, तो गर्भधारण की जो अवसर है वो बढ़ने की संभावना रहती है। इस दौरान इंटरकोर्स से बचना चाहिए, मैथुन की प्रक्रिया से बचना चाहिए, प्रजनन की प्रक्रिया से बचना चाहिए, ठीक है। ये प्राकृतिक हो गई, बिना किसी दवाई के, बिना किसी उपकरण के। नेक्स्ट आता है कोइटस इंटरप्टस अर्थात बाह्य स्खलन। इसमें क्या होता है? संभोग की प्रक्रिया के दौरान या इंटरकोर्स के दौरान जो मेल होता है वो स्पर्म को वेजाइना के बाहर ही वो सीक्रेट कर देता है, स्रावित कर देता है, या निकाल देता है, ऐसा कहना चाहिए कि वेजिना से होता हुआ क्या बोलते हैं वो ओविडक्ट
तक ना पहुंच पाए, अंडवाहिनी तक ना पहुंच पाए और निषेचन की प्रक्रिया रुक जाए। नेक्स्ट आता है लैक्टेशन। ये जो लैक्टेशन एमेनोरिया है, ये स्तनपान अनार्थताओं को दर्शाता है। इस सिद्धांत के आधार पर ऐसा माना जाता है कि बच्चे जब तक स्तनपान करते हैं तब तक उसमें ज़्यादा मात्रा में अंडोत्सर्ग नहीं होता या मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रारंभ नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है, ये गवर्नमेंट ने क्यों कहा है, पहले दो तथ्य है। गवर्नमेंट ऐसा कहती है, मेडिकल साइंस ऐसा कहती है कि बच्चे के जन्म के 6 महीने बाद उनको सिर्फ स्तनपान कराना चाहिए। उसका एक थ्योरी तो यही है, एक समझ लीजिए आप कि बच्चे को उपयुक्त और उचित पोषण मिलता है, बच्चे में वीकनेस नहीं आती, कुपोषण की क्षमता उसमें नहीं मतलब कुपोषण से दूर रहने की क्षमता रहती है उसमें। और दूसरा सबसे अच्छी चीज़, अगर लैक्टेशन हो रहा है मतलब दुग्धपान अगर बच्चा कर रहा है तो उस दौरान ओव्यूलेशन की प्रक्रिया और मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रारंभ नहीं होता। क्लियर है? तो ये इसको बढ़ावा देना चाहिए, इससे गर्भधारण की अवसर जो होते हैं शून्य हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग आर्टिफिशियल या साइंटिफिक मेथड की। आर्टिफिशियल या साइंटिफिक मतलब होता है कृत्रिम या वैज्ञानिक विधि बोलते हैं। इसके लिए कई विधियाँ उपयोग में लाई जाती है। सबसे पहली विधि का नाम मैंने लिखा है यहाँ पर ओरल, लिखा है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, अर्थात मुखी निरोधक गोलियां। मुखी निरोधक गोलियां में पहले आपने सुना होगा कि एक विशेष प्रकार का टैबलेट होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स बने होते हैं। हार्मोन्स पहले से मौजूद रहता है टैबलेट में। कौन सा हार्मोन्स है जान लीजिए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। याद रखिए, पेपर में पूछा जाता है कभी कभी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन वो इस गोली में होता है, इस टैबलेट में होता है। माला डी पहले आता था, अब एन आता है। माला डी और माला एन, इसमें पहले से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रहता है, जिसके कारण उसकी बॉडी में नेचुरली बन नहीं पाता, नहीं बनेगा तो जाहिर सी बात है उसमें प्रजनन की प्रक्रिया निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी। दूसरा आता है बाय प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, ऐसा बोलेंगे। तो मैं इसमें लिखा हूँ प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन, मतलब आसानी से आप शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन को रोक सकते हैं। उसके लिए कई विधि का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहली विधि इसमें आता है आईयूसीडी। आईयूसीडी का पूरा नाम पेपर में कई बार पूछा गया है, इंट्रा यूटेराइन, आई फॉर इंट्रा, यू फॉर यूटेराइन, सी फॉर कंट्रासेप्टिव एंड देन डी फॉर डिवाइस, अर्थात अंतर्गर्भाशयी निरोधक युक्तियां। अंतर्गर्भाशयी निरोधक युक्तियां, ठीक है। यह इसमें क्या होता है, लूप का प्रयोग करता है। जैसे कॉपर टी आपने सुने होंगे, कॉपर टी की सहायता से जिसमें आयनीकृत कॉपर धातु उपस्थित रहता है, कॉपर धातु उपस्थित रहता है, उसको लगवाने से, कॉपर टी को लगवाने से वहाँ पर हार्मोन का जो लेवल है कम हो जाता है। कहने का मतलब कॉपर टी की सहायता से निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाती। कॉपर टी अगर लगा है तो निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंडोम यूज़ करना चाहिए इंटरकोर्स की प्रक्रिया के दौरान, जिससे स्पर्म वैजाइना के अंदर प्रवेश ना कर सके। दूसरा आता है डायफ्राम बोलते हैं जिसको हम लोग, इसमें रबर का बना हुआ लंबी लचीली धातुनुमा एक संरचना होती है जो कि वैजाइना के अंदर फिट हो जाती है, वैजाइना के अंदर फिट हो जाती है, जिससे इंटरकोर्स प्रक्रिया के दौरान फर्टिलाइजेशन को रोकने में मदद मिलती है। दूसरा होता है फेमिडोम बोलते हैं जिसको हम लोग, जैसे कंडोम पुरुषों के लिए होता है वैसे फेमिडोम महिलाओं के लिए होता है। पॉलीयूरेथ्रिन का बना होता है, पॉलीयूरेथ्रिन का बना होता है, इसके एक सिरे पर रिंग लगा होता है, ठीक है। आंतरिक रिंग काफ़ी छोटी होती है। वेजाइना के बाहरी भाग और वेजाइना के भीतरी भाग को ये ढक कर रखने वाला एक प्रमुख उपकरण की भांति काम करता है, जिसकी सहायता से अनचाही गर्भ से बच सकते हैं, फर्टिलाइजेशन की क्रिया से बच सकते हैं, ठीक है। इसमें और एक बहुत महत्वपूर्ण कारक आता है वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। इसके बारे में मैं अलग से आपको वीडियो क्रिएट कर दूँगा, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा आपको, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी के बारे में। वैसेक्टोमी में क्या होता है, सिंपल जान लीजिए, सर्जरी द्वारा पुरुष की शुक्राणु नलिका को काटकर बांध देते हैं, जिससे शुक्राणु स्खलन के समय नहीं निकल पाता है और निषेचित नहीं हो पाता। इस प्रक्रिया को वैसेक्टोमी कहते हैं। नेक्स्ट आता है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी का मतलब होता है जो फीमेल बॉडी होती है उसके जो ओवरी होते हैं उसमें ओविडक्ट को काटकर बांध देते हैं, जिससे जो ओवम होते हैं वो यूट्रस में नहीं आ पाते, जिससे फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती। इस प्रक्रिया को कहते हैं ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। वास डिफरेंस बोलते हैं जिसको हम लोग, वास डिफरेंस याद रखिए। वास डिफरेंस किसको बोला गया था, टेस्टिस या वृषण से निकलने वाले एक नलिका जहाँ से शुक्राणु होकर जाती है, याद आया, ठीक है। इसीलिए ये होता है मेल में, ठीक है। ये प्रक्रिया का नाम हो गया मेल के लिए। दूसरा ट्यूब लाइक मतलब हो गया, कौन सा ट्यूब,
ओविडक्ट, ओविडक्ट मतलब वाहिनी, वाहिनी मतलब नली, ट्यूब मतलब भी नली, तो ट्यूबेक्टोमी हो गया। ऐसा इसको याद रखिए आप लोग, क्लियर है, ठीक समझ में आया। नेक्स्ट आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है ये टॉपिक, मैंने आपके सिलेबस में इसको अलग ही कंटेंट के रूप में लिखा जरूर है, लेकिन मैं उसके लिए आपके लिए अलग से वीडियो नहीं बताऊंगा, इसी वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना पड़ेगा आपको। और तीसरा पॉइंट आता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब होता है, ठीक है, वैलिड तरीके से जो प्रेग्नेंट लेडी है उसका एबॉर्शन कराना, गर्भपात कराना, जिससे आसानी से जनसंख्या का नियंत्रण किया जा सकता है। इसके लिए सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुफ्त व्यवस्था की गई है, फ्री अरेंजमेंट किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात जानना ये चाहिए आपको कि बार बार एबॉर्शन कराने से स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है, उससे माँ कमज़ोर हो सकती है, बॉडी उसका रेजिस्टेंस पावर कम हो सकता है। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं आपके लिए, ठीक है। गर्भधारण को रोकने का सबसे सही विधि ये भी हो सकती है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अर्थात चिकित्सकीय गर्भ समापन। मतलब मेडिकल काउंसलिंग करके, चिकित्सकीय काउंसलिंग करने के बाद उसको उचित तरीके से, वैधानिक तरीके से और प्रेग्नेंट लेडी के शरीर में बने हुए उस ओवम को जो फर्टिलाइज्ड हो गया रहता है, निषेचित हो गया रहता है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया रहता है, उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है या भ्रूण को डैमेज किया जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं चिकित्सकीय गर्भ समापन। इसको शासन से मान्यता प्राप्त है, गवर्नमेंट वेरीफाइड है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्राइवेट हॉस्पिटल इसको करा सकते, नहीं करा सकते, ठीक है। बर्थ कंट्रोल करने के तरीकों को अपनाते समय डॉक्टर की जो सलाह है उस पर हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। इसके लिए एक अलग सी शाखा स्थापित कर दी गई है, फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के नाम से, परिवार कल्याण विभाग के नाम से चलती है, जहाँ से तरह तरह की पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, बच्चों में कैसे अंतर रखा जा सकता है, अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम चलाया जाता है, जिसमें सारी चीज़ें आपको जानकारी पता चल जाती है, सूचनाएँ आपको मिलते जाती है, क्लियर है। इसमें मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, इसके बाद मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मेरे सिलेबस में आखिरी टॉपिक था, याद रखेंगे, इसको ध्यान से सुन लेंगे, बड़ी बारीकी से सुन लेंगे। उसके बाद में मैं थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ एमनियोसेंटेसिस के बारे में, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्भ में पल रहे शिशु में गुणसूत्र की संरचना और गुणसूत्र की संख्या की असामान्यता का जांच किया जाता है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ना, ठीक है, किसमें, गुणसूत्रीय, क्रोमोसोमल नंबर एंड स्ट्रक्चर, नंबर एंड स्ट्रक्चर, ठीक है, कि एबनॉर्मलिटीज़ की जांच की जाती है, एबनॉर्मलिटी की जांच की जाती है, जिसके माध्यम से पता लगाया जा सकता है कि बच्चे में किसी भी प्रकार की विकृति या त्रुटि तो नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो यूट्रस होता है, गर्भाशय होता है, ठीक है, अंदर एक द्रव भरा होता है जिस द्रव का नाम होता है एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, एमनियोटिक द्रव होता है, ठीक है। इस द्रव में ही कुछ जाइगोट सेल्स फॉर्मेट हो गई रहती है, बन गई रहती है, जाइगोट की कुछ कोशिकाएं निर्मित हो गई रहती है, ठीक है, जाइगोट की कुछ कोशिकाएं निर्मित हो गई रहती है, ठीक है। जब भ्रूण 8 से 12 सप्ताह का हो जाता है, वीक 8 से 12 सप्ताह का हो जाता है, तब सिरिंज की सहायता से, निडल की सहायता से एमनियोटिक फ्लूइड की कुछ मात्रा निकाल ली जाती है जिसमें जाइगोट की सेल्स रहते हैं, ठीक है। और इस दौरान ये ध्यान दिया जाता है कि विदाउट डैमेज्ड एम्ब्रियो, भ्रूण के बिना डैमेज हो, क्षतिग्रस्त हो, वहाँ से धीरे से द्रव को निकालते हैं, जाइगोट की संख्या और संरचना का अध्ययन करते हैं, जिसके आधार पर जान सकते हैं कि किसी भी प्रकार की विकृति और त्रुटि तो नहीं है। अगर पता चल गया कि विकृति और त्रुटि है तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि गर्भपात करा ली जाए, एबॉर्शन करा ली जाए, क्लियर है, समझ गए। लेकिन इस तकनीक का उपयोग एक्स और वाई गुणसूत्र की उपस्थिति में, संख्या पता चल गया, देखिए संख्या पता चल गया मतलब एक्स और वाई गुणसूत्र पता चल गया, मतलब इसकी विधि के द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि शिशु का लिंग क्या है, वो लड़की है या लड़का है, नर है या मादा है, ये पता लगाया जा सकता है। तो इस तकनीक का उपयोग ज़्यादातर मादा भ्रूण के गर्भपात के लिए किया जाने लगा है। इसको ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने एमनियोसेंटेसिस के लिए कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं, ठीक है। मतलब इसके लिए
आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। मेडिकल टर्मिनेशन आप प्रेगनेंसी ध्यान में रखना पड़ेगा, जब आवश्यक हो तभी गर्भपात कराई जाए, जब आवश्यक हो तभी गर्भपात होगा, पहला। दूसरा, इसका एमनियोसेंटेसिस प्रक्रिया में आप किसी को सेक्स या लिंग के बारे में जानकारी नहीं दें, ये ध्यान रखिए, लिंग के बारे में जानकारी किसी को नहीं देना है। ऐसा गवर्नमेंट का आदेश है या ऑर्डर है, कहीं ऐसा होता है तो वो कानूनन अपराध कहलाता है। कन्या भ्रूण हत्या में इसका इस्तेमाल किया जाता था, इसीलिए इसको बैन कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया है। क्लियर है? तो वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। अगर कोई सवाल होगा तो आप सवाल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपका इंतज़ार कर रहा है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नए वीडियो आने वाले हैं, ऐसा जानकारी आपको ज़रूर मिलेगा सब्सक्राइब करने से। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।